साथियों नमस्कार। आज हम लोग पाठ्यचर्या की समझ बच्चों तथा समाज के संदर्भ में जो टॉपिक बीपीएससी द्वारा प्रधान शिक्षक के लिए निर्धारित किया है उसके संदर्भ में हम लोग जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण और उपयोगी इस टॉपिक से बनता है सारे प्रश्नों को देखेंगे और उसमें एनसीएफ 2005 और बीसीएफ 2008 की भी चर्चा करेंगे, इसके विषय में जानेंगे। और इस टॉपिक के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातों की जानकारी हम लोगों को ग्रहण करना है वह है कि पाठचर्या की समझ किस प्रकार से विकसित करेंगे कि आखिर पाठचर्या है क्या, पाठचर्या के अंतर्गत कौन से कार्य एक शिक्षक के रूप में हमें करना होता है। तो साथियों सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि आखिर पाठचर्या है क्या। तो हम लोग विद्यालय जब पहुंचते हैं और विद्यालय शाम के वक्त जब छोड़ते हैं उस बीच जो भी कार्य करते हैं, बच्चों के साथ जो भी अंतःक्रिया करते हैं, चाहे वो चेतना सत्र हो, खेल कूद हो, कक्षा के अंदर जो भी काम करते हैं, किस प्रकार से विद्यालय का वातावरण हो, बच्चों का मूल्यांकन हो, वर्ग कक्ष किस प्रकार से व्यवस्थित हो, बच्चों में जो एक डर है, एक भय है, जो दकियानुसी प्रथा है, पुरानी जो परंपरा है, उसको किस प्रकार से हटाया गया, मिटाया गया, बच्चों के लिए खुशनुमा माहौल तैयार किया गया, बच्चों को हर तरह से फ्री किया गया, स्वतंत्र किया गया। क्यों राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का निर्धारण किया गया, बीसीएफ 2008 का निर्धारण क्यों किया गया, इनका क्या उद्देश्य है, सारी बातों की जानकारी और विस्तृत चर्चा आज के इस क्लास में की जाएगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि विद्यालय में किए जाने वाले प्रत्येक कार्य का दार्शनिक या सैद्धांतिक आधार निम्न में से क्या होती है। पाठ्यक्रम, शिक्षण शास्त्र, मूल्यांकन, पाठचर्या। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि विद्यालय में किए जाने वाले प्रत्येक कार्य का जो दार्शनिक या सैद्धांतिक आधार होता है वो पाठचर्या कहलाती है। इसलिए सही आंसर होगा पाठ्यचर्या। आगे है कि निम्न में से किन दार्शनिक आधारों को पाठचर्या के अंतर्गत शामिल किया जाता है। हमने शुरुआत में ही कहा कि विद्यालय पहुंचते हैं और जो भी कार्य करते हैं शिक्षक और विद्यार्थी, चाहे वो खेल गतिविधि हो या फिर वर्ग में वर्ग संचालन हो, पाठ्य पुस्तक के द्वारा देते हैं या उसे स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की आजादी देते हैं। समझता है बच्चा, समझने के लिए उसको इंटरैक्ट होने के लिए बच्चों से, शिक्षकों से सवाल पूछता है। हर तरह की जो आजादी दी जाती है या जो भी कार्य उस दौरान करते हैं वो सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है, पाठचर्या के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा विद्यालय के लक्ष्य या उद्देश्य क्या हैं। अब देखिए कि पाठचर्या का दार्शनिक आधार क्या क्या हो सकता है। हम लोग पाठचर्या पर चर्चा करेंगे, फिर
एनसीएफ 2005, फिर बीसीएफ 2008 और उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसका जो दार्शनिक आधार है वो शिक्षा या विद्यालय के लक्ष्य या उद्देश्य क्या हैं, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या पढ़ाया जाएगा या किस प्रकार के अनुभव प्रदान किए जाएंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं। इन अनुभवों को कैसे प्रभावी रूप से प्रदान किया जाएगा, जिसको शिक्षण शास्त्र, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं इसकी जांच, यानी कि बच्चों का मूल्यांकन। तो ये सारा जो है, जो भी पॉइंट लिखा हुआ है, ये सभी का सभी क्या है, दार्शनिक आधार है। किसके लिए? पाठ्यचर्या के लिए। पाठ्यचर्या, फिर से एक बार हम लोग इस पर बात करते हैं कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो दार्शनिक आधारों को शामिल किया गया है कि आखिर पाठ्यचर्या का दार्शनिक आधार क्या क्या हो सकता है, उसका बेस क्या क्या हो सकता है ना, किस पर पाठ्यचर्या का निर्माण होता है, तो वो है कि शिक्षा या विद्यालय का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। आखिर विद्यालय का क्या उद्देश्य है, हम एक शिक्षक के नाते विद्यालय क्यों जाते हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, अपने आप को कोरिलेट करके बात को समझिए, आंसर करने में बिल्कुल ही आसानी होगी। अब जो है, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या पढ़ाया जाएगा, हम क्या पढ़ावें एक शिक्षक के रूप में कि हमारा जो उद्देश्य है हम उस उद्देश्य की प्राप्ति कर लें, या फिर किस प्रकार के अनुभव प्रदान किए जाएंगे, यानी कि उसका सिलेबस क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा। अगला है कि इन अनुभवों को कैसे प्रभावी रूप से प्रदान किया जाएगा। एक शिक्षक होने के नाते हम कौन सा अनुभव का इस्तेमाल करें और किस प्रकार से करें कि ये दोनों काम, पाठ्यक्रम को या पढ़ाने का जो काम है वो पूरा हो। कहने का मतलब हमारा जो उद्देश्य है हम उस उद्देश्य की प्राप्ति करें। तो उसके लिए शिक्षण शास्त्र का ज्ञान एक शिक्षक को होना आवश्यक है। अब है कि जो हमने पढ़ा दिया, जो हमने बता दिया, बच्चों में जो भी समाजीकरण लाने का कार्य एक शिक्षक के नाते किया, तो उसका कहने का मतलब हुआ कि हमारा उद्देश्य क्या है, पढ़ाना। तो फिर हमने जो दिया बच्चों को, बच्चा लिया, यानी हमारा उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं हुई, इसकी जांच भी करना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि शिक्षा या विद्यालय के लक्ष्य क्या हैं, उसका पाठ्यक्रम क्या हो, शिक्षण शास्त्र के माध्यम से शिक्षक अपने अनुभवों को किस प्रकार से प्रभावी ढंग से उसका इस्तेमाल कर सकें, और जो शिक्षक किए उसका मूल्यांकन करना है कि हमारा उद्देश्य की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। ये पाठ्यचर्या का दार्शनिक आधार है। आगे है कि निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। देखिए साथियों, अभी तो लग रहा होगा कि बिल्कुल सीधा सपाट प्रश्न है। हम इसी का दूसरा चरण एज ए मॉडल सेट लेकर के आपके बीच आएंगे और उस समय आड़े तिरछे करके प्रश्न रहेगा। बिल्कुल जो बीपीएससी लेवल का होता है वो लेवल का भी प्रश्न आपके समक्ष आएगा, लेकिन उस लेवल से पहले बेसिक जानकारी होना चाहिए। हम सभी प्रशिक्षित शिक्षक हैं और हमारा अनुभव भी कम से कम 8 साल या उससे अधिक का है। तो पहले चरण में हम बात कर रहे हैं बेसिक कि हमारा सिलेबस क्या है, हम जो प्रशिक्षण लिए उसको एक बार फिर से तरोताजा कर लें। इसके बाद का जो स्टेज होगा, दूसरा फेज जब शुरू करेंगे तो उसमें क्वेश्चन जो है एक लेवल का होगा और
इससे भी थोड़ा सा अपर लेवल का होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। विद्यालय के समस्त कार्य पाठचर्या के दायरे में आते हैं। बार बार हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि विद्यालय में एज ए शिक्षक, एज ए विद्यार्थी जो भी वहां पर काम होता है वो सारा का सारा किसके दायरे में आता है? पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। चेतना सत्र से प्रारंभ करते हैं, साफ सफाई से प्रारंभ करते हैं चेतना सत्र, फिर जो है वर्ग कक्ष संचालन होता है, मध्यांतर होता है, मध्याह्न भोजन भी हम लोग जो है वो बच्चों को देने का काम करते हैं। उसके बाद खेल गतिविधि भी होता है। वर्ग कक्ष के अंतर्गत भी हम लोग सीखने सिखाने के लिए बहुत सारा गतिविधियों का संचालन करवाते हैं। ये सारा कार्य पाठचर्या के दायरे में आता है। सबसे पहले क्लियर हो लीजिए कि आखिर पाठचर्या है क्या, पाठचर्या कहते किसको है। दूसरा है कि विद्यालय के द्वारा पाठचर्या का निर्धारण व संचालन किया जाता है। बिल्कुल ही यह भी सही है कि विद्यालय के द्वारा पाठचर्या का निर्धारण व संचालन किया जाता है। विद्यालय की परिस्थितियां पाठचर्या निर्धारण को प्रभावित करती है। देखिए साथियों, हम लोग अभी देखेंगे कि ये पाठचर्या की जो रूपरेखा है वो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित की जाती है, फिर राज्य स्तर पर की जाती है, लेकिन मूल रूप से जो पाठचर्या का निर्धारण होता है वो विद्यालयी स्तर पर होता है। कारण और उसके जो मुख्य प्रणेता होते हैं वो वहां के प्राचार्य और अध्यापक होते हैं। इसके साथ साथ विद्यालय की परिस्थितियां किस प्रकार से है, वहां की सामाजिक परिस्थितियां किस प्रकार की है, आर्थिक परिस्थितियां किस प्रकार की है, राजनीतिक परिस्थितियां किस प्रकार की है, इन सब सारी परिस्थितियों पर पाठचर्या का जो निर्धारण होता है वो प्रभावित करती है। तो ये कौन जानेगा? राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जानने वाला है, राज्य स्तर पर भी वो नहीं कर सकता है, तो कौन करेंगे? विद्यालय के प्राचार्य और अध्यापक करेंगे, क्योंकि वो समाज से जुड़े हैं, समाज को देख रहे हैं। ये एक शिक्षक का परम कर्तव्य होता है कि सामाजिक संदर्भ में पाठचर्या का निर्धारण करे, ताकि सही तरीके से हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। तो यहां पर तीनों ही क्या है? सही कथन है, सही वाक्य है, इसलिए सत्य कथन तीनों है। आगे बढ़ते हैं। कौन कहता है, अगला जो प्रश्न है कि कौन कहता है कि वास्तविक पाठचर्या सचेतन या अचेतन रूप में विद्यालय के विशिष्ट संदर्भ में ही आकार ग्रहण करती है? ये कौन कहता है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, बिहार पाठचर्या की रूपरेखा 2008 या फिर उपरोक्त दोनों? हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 क्या है। 2005 से पहले भी विद्यालयों में शिक्षण का कार्य होता था, अध्यापक और प्राचार्य रहते थे। हम लोग भी शिक्षा ग्रहण किए हैं, तो इससे पूर्व भी किए हैं। तो आखिर राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहने का मतलब हुआ, इससे पूर्व जो कुछ खामियां थी सीखने सिखाने के संदर्भ में, शिक्षकों का जो अंदर से एक जो मानसिकता थी, रटवा दीजिए, बच्चों को दबाव डाल करके, प्रेशराइज कर करके और सिखाने की जो परंपरा थी वो सब इसमें दूर कर दिया गया। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा दी जाती थी, इसमें बाल शिक्षा केंद्र मैंने शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित किया गया, बच्चों को केंद्र में रख करके किया गया, बच्चे को स्वतंत्रता दी गई।
सामाजिक संदर्भ में, आर्थिक संदर्भ में जो भेदभाव था उसको दूर किया गया। इन सब सारी बातों की चर्चा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में की गई है। अब है कि बिहार पाठचर्या की रूपरेखा 2008, आखिर ये एनसीएफ 2005, इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहा गया। अब ये जो बिहार पाठचर्या की रूपरेखा है बीसीएफ 2008, ये क्या है, तो ये बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008। जब ये, अब यहां पर एक सवाल है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का जब निर्धारण कर दिया गया पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, तो फिर बिहार पाठचर्या की रूपरेखा 2008 की क्या आवश्यकता पड़ी। हम लोग थोड़ा सा प्रश्न से इतर जा रहे हैं, फिर प्रश्न पर आएंगे। इसलिए किया गया कि बिहार एक गरीब अशिक्षित राज्य है। देश की जो स्थिति है शिक्षा के क्षेत्र में, उससे बिहार की स्थिति थोड़ा सा भिन्न है, और बिहार के बच्चों को इसको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, बेहतर तरीके से रिजल्ट लाने के लिए बीसीएफ 2008 लाया गया। अब आइए, क्योंकि यहां पर एक चीज मैं बता दूं कि बिहार के जो 80% लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं। बिहार के 90% लगभग, आगे इस पर भी प्रश्न है, 90% बच्चे गांव में रहते हैं, है ना। तो वहां का एक स्थिति दूसरी है, और उसमें सुधार के लिए बिहार पाठचर्या की रूपरेखा 2008 लाया गया। अब आते हैं हम लोग प्रश्न पर कि कौन कहता है कि वास्तविक पाठचर्या सचेतन या अचेतन रूप में विद्यालय के विशिष्ट संदर्भ में ही आकार ग्रहण करती है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, बिहार पाठचर्या की रूपरेखा 2008, या फिर उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 इस बात को कहता है कि वास्तविक पाठचर्या सचेतन या अचेतन रूप में विद्यालय के विशिष्ट संदर्भ में ही आकार ग्रहण करती है। आगे है कि राष्ट्रीय पाठचर्या ढांचे में निम्न में से कौन ऐसी मूल मान्यताएं शामिल की जाती है जो सभी विद्यालयों से समान रूप से जुड़ती है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पाठचर्या मूल रूप से विद्यालय आधारित होता है, और वहां के प्राचार्य और शिक्षक मिल करके उसको तैयार करते हैं। क्योंकि वहां का जो सामाजिक संदर्भ में, वहां की सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति और राजनीतिक परिस्थिति किस प्रकार से है, उस प्रकार से पाठचर्या का निर्माण करना पड़ता है। मान लीजिए किसी विद्यालय में अगर खेल का मैदान नहीं है तो पाठचर्या का हिस्सा खेल नहीं हो पाएगा, कारण वहां मैदान है ही नहीं। तो अब है कुछ ऐसी बातें हैं जो राष्ट्रीय पाठचर्या ढांचे में मूल मान्यताएं शामिल की जाती है, जो सभी विद्यालयों में समान रूप से जुड़ी रहती है, यानी कि कॉमन रूप से लागू होता है। तो वो सब क्या क्या है देखिए, इसमें से खोजिए। तो ऐसी मान्यताएं जो मनुष्य व समाज के बारे में हमारी समझ को दर्शाती हो, ऐसी मान्यताएं जो इंसान की समझ या ज्ञान की प्रकृति से संबंधित हो,
ऐसी मान्यताएं जो इंसान के सीखने के बारे में हो। ये जो तीनों मान्यताएं हैं वो कॉमन रूप से राष्ट्रीय स्तर पर सभी विद्यालयों में लागू की जाती है। इसलिए जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त तीनों। अगला प्रश्न है साथियों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर निम्न में से कौन सी रूपरेखा तैयार की गई है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, बिहार पाठचर्या की रूपरेखा 2008, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2022 या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं यहां एनईपी 2020 है, तो 20 के आधार पर जो भी बनेगा तो 20 के बाद वाला ही बनेगा, यानी 2005 नहीं होगा, 2008 नहीं होगा, 2022 होगा, यानी कि आंसर सी नंबर होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2022 एनईपी 2020 द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर इसकी जो रूपरेखा है वो तैयार की गई है। आगे है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2022 के अनुसार जो लेटेस्ट है, अभी 24 में हम लोग 24 गुजर रहा है और ये 2022 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2022 के अनुसार पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल किए गए हैं? थोड़ा सा 2005 से अलग हम लोग 2022 की बात कर रहे हैं। तो प्रारंभिक बचपन और शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, स्कूली शिक्षा, वयस्क शिक्षा, है ना, ये जो भी है प्रारंभिक बचपन और शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, स्कूली शिक्षा, वयस्क शिक्षा, सभी प्रकार के शिक्षा को, शिक्षा क्षेत्रों को, है ना, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2022 में शामिल किया गया है। इसलिए आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 को निम्न में से किन सूत्र को अपनाते हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किन सूत्र को अपनाते हुए भावी पाठचर्या के लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्रस्तुत किया? कहने का मतलब हुआ कि एनसीएफ 2005 को किन 5 में किन सूत्र को अपनाया गया? शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था को बहुलतावादी समाज में मजबूती प्रदान करने, समानता के लक्ष्य के लिए शिक्षा, शिक्षा बिना बोझ के, उपरोक्त तीनों। तो यहां पर जो आंसर होगा वो तीनों होगा। कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 का जो सूत्र है जिसको अपनाते हुए इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रस्तुत किया, वो है कि शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था को बहुलतावादी समाज में मजबूती प्रदान करना, समानता के लक्ष्य के लिए शिक्षा देना, शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा बिना बोझ के, बच्चा को शिक्षा ग्रहण करना बोझ के समान नहीं लगना चाहिए, बिना बोझ के, बिना भार के शिक्षा ग्रहण करे, ये सूत्र को अपनाया गया। अगला है कि एनसीएफ 2005 का मूलभूत उद्देश्य। अब देखिए प्रश्न के माध्यम से ही हम लोग एनसीएफ 2005 के विषय में बहुत सारी जानकारी ग्रहण कर रहे हैं। एनसीएफ 2005 क्या था, उसका क्या सूत्र था, अब है कि उसका उद्देश्य क्या है।
मूलभूत उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना, संविधान में उल्लिखित मूल्यों, सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित पाठ्यचर्या अभ्यास को तैयार करना। ऐसा पाठ्यचर्या अभ्यास हो जिसमें संविधान के मूल्यों का उल्लेख हो। तो संविधान के मूल्य क्या क्या हैं? सामाजिक न्याय हो, समानता हो, धर्मनिरपेक्षता पर आधारित होना चाहिए। आगे है कि पाठ्यचर्या सुधार से सुसंगत व्यवस्थागत परिवर्तन करना, यानी कि उपरोक्त तीनों जो है ये क्या है? एनसीएफ 2005 का मूलभूत उद्देश्य है। क्या क्या है? फिर से एक बार चर्चा करते हैं कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण, ये होगा सार्वभौमिकरण, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना, संविधान में उल्लिखित मूल्यों, सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित पाठ्यचर्या अभ्यास को तैयार करना, पाठ्यचर्या सुधार से सुसंगत व्यवस्थागत परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के मूल उद्देश्यों के निर्धारण करने के लिए, वहां था मूल उद्देश्य, अब मूल उद्देश्यों के निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सा मार्गदर्शक सिद्धांत अपनाने की बात कही गई है? सीधा सीधी अगर बात किया जाए तो एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत निम्न में से कौन सा है, ये आपको चुनना है। सीधा प्रश्न तो बीपीएससी देता नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके देता है, घुमा के देता है। तो हम लोग बेसिक पहले जानकारी लेंगे, तब जाकर के फिर हम लोग आड़े तिरछे वाले प्रश्न भी, इसका जो दूसरा चरण आपके बीच लाएंगे उसमें हम लोग उस पर बात करेंगे। तो ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, यह क्या है? एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत है। पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, रटने की जो बात होती है कि रट करके हम सब याद कर लें, उससे बच्चों को मुक्त करना है, यह सुनिश्चित करना। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जटिल नहीं बनाना है, उसके बदले क्या बनाना है? लचीला बनाना है। और कक्षा की गतिविधियों को जोड़ना, कक्षा में जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को खुद से काम करके सीखने का मौका देना। ऐसी धारणा का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो करना, कि आखिर राष्ट्र की चिंता क्या है, इस संदर्भ में सारी बातों को रखना, ये क्या है? मार्गदर्शक सिद्धांत है। किसका? एनसीएफ 2005 का। यानी जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। यहां पर इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग क्या सीख लिए कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो क्या क्या है। आगे है एनसीएफ 2005 सीखने की परिदृश्य को निम्न में से किस रूप में मानती है? अभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि सीखने शब्द का जो परिदृश्य है वो किस रूप में होना चाहिए। क्योंकि हम शिक्षक हैं, हमारा काम है सिखाना, तो किस आधार पर हमें काम करना होगा, एनसीएफ 2005 की जानकारी होनी चाहिए। और उस तरह से अगर हम शिक्षण अधिगम कार्य करेंगे तो हमारा जो उद्देश्य है वो बहुत ही इफेक्टिवली हम प्राप्त कर सकेंगे। तो इसका जो सीखने का परिदृश्य है वो है बाल केंद्रित अवधारणा, बच्चों में स्वाभाविक रूप से ज्ञान निर्माण, या फिर उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका एनसीएफ 2005 में जो सीखने का परिदृश्य की जो चर्चा की गई है वो बाल केंद्रित अवधारणा है। पुराना जो था पाठ्यपुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, सबको समाप्त करते हुए केंद्र में किसको रखा गया? केंद्र में चाइल्ड को रखा गया। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी प्रश्न इसके अगेंस्ट जाकर के अगर आप आंसर करेंगे
तो वो गलत होगा। अगर आप चाइल्ड के सपोर्ट में करेंगे तब आंसर आपका सही होगा। बच्चे के अगेंस्ट आप कभी नहीं जाइएगा। हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए कि कोई भी प्रश्न का विकल्प को अगर चुनते समय ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि बच्चे के अगेंस्ट हमको नहीं जाना है, बच्चे के सपोर्ट में जाकर आंसर करना है। तो इसलिए कि एनसीएफ 2005 यही सिखाता है। इसका जो सीखने का परिदृश्य है वो है बाल केंद्रित अवधारणा। बच्चों में स्वाभाविक रूप से ज्ञान निर्माण, अपने से ज्ञान निर्माण। शिक्षक पहले समझते थे कि ज्ञान निर्माता हम हैं, लेकिन वर्तमान में कि सिर्फ एक क्या है, सहयोगी है। शिक्षक ज्ञान देने वाला या निर्माता है ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सहयोगी है, सहयोग करने वाला है ना। तो ये उपरोक्त दोनों यहां पर सही होगा आंसर। आगे है, अच्छे विद्यार्थी की जिस धारणा को प्रोत्साहित किया जाता है। हम लोग शिक्षक हैं, विद्यालय में कौन बच्चे को हम लोग अच्छा बच्चा कहते हैं? तो वैसे बच्चे को हम लोग अच्छा बच्चा कहते हैं जो अध्यापकों का, शिक्षकों का आज्ञा पालन करता है, जिसका चरित्र क्या हो, नैतिक हो, अध्यापक के शब्दों को आधिकारिक ज्ञान की तरह स्वीकारता है। ऐसे बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? अच्छे बच्चे कहते हैं, अच्छे विद्यार्थी कहते हैं। इसलिए उपरोक्त सभी होगा। आगे है कि सीखना अपने आप में निम्न में से कौन सी गतिविधि है? सीखना बड़ा ही व्यापक शब्द है, व्यापक अर्थ वाला, क्योंकि ये सीखना, विद्यालय में सीखना, सीखने के लिए बच्चे आते हैं। तो कौन सी गतिविधि है? सीखना सक्रिय गतिविधि है, सामाजिक गतिविधि है ना। तो ये दोनों आंसर होगा कि सीखना जो है वो अपने आप में सक्रिय गतिविधि है और सामाजिक गतिविधि है। आगे है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठचर्या वर्तमान सरोकार निम्न में से क्या है? अब यहां पर जो प्रश्न आया कि पाठचर्या का वर्तमान सरोकार क्या है? बच्चों को सार्थक अनुभव देने वाली होनी चाहिए, अर्थ के साथ उसको अनुभव दीजिए। सिर्फ रटंत विद्या नहीं देना है, कागजी विद्या नहीं देना है, तो सार्थक अनुभव देने वाली होनी चाहिए। समाहित करने वाली शिक्षा प्रदान करना, पाठ्य पुस्तक संस्कृति से दूर हटने का प्रयास करना कि सब कुछ किताब को ही आधार मान लीजिए कि बच्चे किताब से ही सीखेंगे, इस परंपरा से दूर हटना। यानी बच्चे करके भी सीख सकते हैं, बच्चे देख करके भी सीख सकते हैं। अगर जंगल के विषय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो चित्र जो है किताब में अगर जंगल का है तो वो जो देख करके जंगल के विषय में जानेगा, उससे कई एक गुना वह सीखेगा कि हम बच्चों को जंगल ले जाएं, और तब जंगल को, वो जंगल के बारे में जो जानकारी ग्रहण करेगा वो पाठ्य पुस्तक से जो जानकारी मिलेगी उससे कई एक गुना वो इफेक्टिव होगा। इसलिए पाठ्य पुस्तक संस्कृति से दूर हटने का प्रयास करना ये पाठचर्या का वर्तमान सरोकार है। यानी कि तीनों विकल्प जो है वो सही है। सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन कहती है कि बच्चे को स्वाभाविक रूप से सीखने वाले के तौर पर पहचाने जाने की जरूरत है ना?
निम्न में से कौन कहती है कि बच्चे को स्वाभाविक रूप से सीखने वाले के तौर पर पहचाने जाने की जरूरत है? राष्ट्रीय पाठचर्या, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, इनमें से कोई नहीं। वो राष्ट्रीय पाठचर्या कहती है कि बच्चे को स्वाभाविक रूप से सीखने वाले के तौर पर पहचाने जाने की जरूरत है। पाठचर्या के क्षेत्र निर्धारण के अंतर्गत निम्न में से क्या जुड़े होते हैं? अब देखिए, ये जो प्रश्न है डायरेक्ट कि पाठचर्या का क्षेत्र निर्धारण क्या क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो वर्तमान सामाजिक आकांक्षाओं को पूरा करना, आर्थिक विकास के साथ व्यक्तिगत विकास के आयाम, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पाठचर्या के क्षेत्र निर्धारण के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो वर्तमान सामाजिक आकांक्षाओं को पूरा करना, आर्थिक विकास के साथ व्यक्तिगत विकास के आयाम जुड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब आंसर हुआ उपरोक्त दोनों। क्या हुआ? उपरोक्त दोनों। आगे है कि पाठचर्या निम्न में से किसके विकास के लिए होती है ना? अभी तक जो भी हम लोग इसमें सीख रहे थे उसके केंद्र बिंदु में क्या है? पाठचर्या ही है। पाठचर्या की रूपरेखा हो, पाठचर्या क्या है, इसका संदर्भ देखे थे हम लोग, सैद्धांतिक संदर्भ, इसका उद्देश्य, है ना, इसका जो है ये किस कारण से ये किया जाता है, तो किसके विकास के लिए होती है पाठचर्या? आर्थिक विकास के लिए या सामाजिक विकास के लिए या व्यक्तिगत विकास के लिए या उपरोक्त सभी? तो पाठचर्या आर्थिक विकास के लिए होती है, पाठचर्या सामाजिक विकास के लिए होती है और व्यक्तिगत विकास। कहने का मतलब आंसर उपरोक्त सभी होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय, जिसको कि हम लोग विद्यालय को क्या कहते हैं? शैक्षिक समुदाय भी कहते हैं। प्रश्न में कहीं कहीं आ जाएगा विद्यालय नहीं रहेगा, सिर्फ शैक्षिक समुदाय रहेगा। तो शैक्षिक समुदाय कहे या विद्यालय, दोनों एक ही है। एवं कक्षा का वातावरण इस प्रकार होना चाहिए जहां क्या क्या फैसिलिटीज होना चाहिए? बच्चा खुश रहे, बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिले, है ना? ये प्रश्न को डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो ये होगा कि विद्यालय और कक्षा का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे तरीके से सीख सकें। हमारा जो उद्देश्य है, हमेशा याद रखिएगा कि एक शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है, उसकी पूर्ति प्रभावी तरीके से कर सकें। तो उसके लिए बच्चा खुश रहे। बच्चा अगर नाखुश है, बच्चा अगर उदास है, तो उस स्थिति में वो नहीं सीख पाएगा। बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, उसको ये डर ना हो कि छत मेरे माथे पर आ जाएगा, या हमारे जो टीचर बैठे हैं वो कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। उसको ये भी डर नहीं होना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि शिक्षक हमारे अपने अभिभावक हैं, जो हमारे माता पिता से भी हमें ज्यादा प्यार करते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिले, बच्चा को करके देखना, बच्चा आपस में बातचीत करके सीखता है, अपने साथियों से अनुभव ग्रहण करता है। यानी कि कक्षा का या विद्यालय का जो वातावरण हो वो इस प्रकार होना चाहिए, वहां बच्चा खुश रहे, अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिले। आंसर होगा उपरोक्त सभी। शैक्षिक वातावरण निर्मित करने के लिए निम्न में से
क्या आवश्यक है? भवन का उपयुक्त डिजाइन होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, दीवार का इस्तेमाल जिनमें बच्चों द्वारा किए गए कार्यों के नमूने लगे हों, बच्चा जो फिगर बनाया, बच्चा जो कुछ कार्य करके दिखाया, उसको दीवार पर चिपका होना चाहिए कि जब बच्चा उस कमरा में, उस कक्षा में जब प्रवेश करे तो उसको अपने किए पर क्या हो, खुशी का अनुभव हो, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। इस तरह का अगर रहता है तो वहां पे जो है शैक्षिक वातावरण बिल्कुल उत्तम कोटि का होता है। तो वही है प्रश्न कि शैक्षिक वातावरण निर्मित करने के लिए हमें क्या आवश्यक है, हमें क्या करना चाहिए? तो भवन का उपयुक्त डिजाइन होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, दीवारों का इस्तेमाल जिनमें बच्चों द्वारा किए गए कार्यों के नमूने उसमें लगे हों, यानी कि आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे है कि विद्यालय का वातावरण ऐसा हो जिसमें डैश के प्रति सम्मान का भाव हो, समानता के प्रति, विविधता के प्रति और बहुलता के प्रति, तीनों के प्रति सम्मान का भाव हो। विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि सभी बच्चों को समान भाव से देखा जाना चाहिए, है ना। विविधता, देखिए समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच, मूर्ख विद्वान, धनी गरीब सब होता है, तो हम लोगों को सबको लेके चलना है। बहुलता पर आधारित होना चाहिए, बहुलता के प्रति सम्मान होना चाहिए, है ना। विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें समानता के प्रति सम्मान हो, सम्मान का भाव हो, विविधता के प्रति सम्मान का भाव हो, बहुलता के प्रति सम्मान का भाव हो, यानी आंसर होगा उपरोक्त सभी। विद्यालय में सीखने का सक्षम वातावरण तभी बन सकता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्यालय में सीखने का सक्षम वातावरण तभी बन सकता है जब वहां भय ना हो, बच्चे को किसी प्रकार का भय ना हो, अपने ना साथियों से हो, ना शिक्षकों से हो, या और किसी प्रकार का भय ना हो, भय मुक्त हो, बराबरी व समता हो। इसके लिए शिक्षक को कोई विशेष प्रयास ना करके केवल निम्न में से किस प्रकार का व्यवहार करने की आवश्यकता है, यानी डायरेक्ट अगर पूछा जाए तो यह प्रश्न होगा कि शिक्षकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए विद्यालय में बच्चों के प्रति। बच्चों से बराबरी का व्यवहार करना, भेदभाव रहित व्यवहार करना, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्या जवाब होगा? शिक्षक को सिर्फ बच्चों से बराबरी का व्यवहार करने की आवश्यकता है, भेदभाव रहित व्यवहार करने की आवश्यकता है, किसी को कम किसी को ज्यादा आंकने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल समदर्शिता का भाव होना चाहिए, भेदभाव रहित व्यवहार होनी चाहिए, बच्चों से बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, है ना। आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगर एक शिक्षक बच्चों से बराबरी का व्यवहार करता है, भेदभाव रहित व्यवहार करते हैं, तो विद्यालय में क्या होगा? सीखने का जो सक्षम वातावरण है उसका निर्माण हो सकेगा और वहां भय मुक्त वातावरण होगा, बराबरी व क्षमता की स्थापना होगी। सभी बच्चे अपने आप को समान समझेंगे और बच्चा को यह लगेगा कि सर हमें ज्यादा प्यार करते हैं, किसी को कम आंकने का मौका नहीं मिलेगा। आगे है कि कक्षा का वातावरण निम्न में से किस प्रकार का होना चाहिए। एक शिक्षक के लिए जो कर्तव्य है, सारा कर्तव्य निर्वहन पर आधारित प्रश्न है कि कक्षा का वातावरण निम्न में से किस प्रकार का होना चाहिए, जहां बच्चे प्रश्न पूछ पाएं,
शिक्षक के साथ संवाद स्थापित कर पाए, बच्चे अपने अनुभवों को कक्षा में रख पाए, है ना। ऐसा होता है कि बच्चा शिक्षक से इतना डरता है कि वो प्रश्न क्या पूछेगा, जो बताया जा रहा है वो भी सही से वो नहीं ले पाता है। इसलिए कक्षा का वातावरण ऐसा हो जहां बच्चे प्रश्न पूछ पाएं अपने शिक्षकों से, अपने साथियों से, शिक्षक के साथ संवाद स्थापित कर पाए, अपना वो व्यथा, अपना वो प्रश्न, अपने अंदर का भाव शिक्षक के साथ संवाद स्थापित करके आदान प्रदान कर सके। बच्चे अपने अनुभवों को कक्षा में रख पाए, बच्चों को भी मौका दिया जाना चाहिए। तो इस तरह का अगर वातावरण बनाते हैं तो कक्षा का सही वातावरण होगा और बच्चे बढ़िया तरीके से सीख पाएंगे, यानी कि हम अपने उद्देश्य के प्रति उद्देश्य पाने में सफल हो पाएंगे। समावेशी वातावरण विशेषता निम्न में से कौन सा है? समावेशी वातावरण बच्चों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के मौके देना, सहपाठियों के साथ प्रतिभा बांटने के मौके देना, बच्चों में प्रोत्साहन और जुड़ाव को पोषण देना, है ना। यानी कि उपरोक्त सभी बातों को हम लोग समावेशी वातावरण की विशेषता के अंतर्गत रख सकते हैं। आगे है कि सख्त अनुशासन द्वारा देखिए, डिसिप्लिन जो हम लोग क्लास में बनाने का प्रयास करते हैं, वह व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं जिसमें सजा, दंड और पुरस्कार की भूमिका होती है। जो बच्चा बहुत अच्छा कर गया उसको कलम दे देते हैं या कोई गिफ्ट दे देते हैं। जो बच्चा बदमाशी करता है 4 घंटा धर देते हैं। पाठचर्या दस्तावेज मानता है कि यह जो हमारा अवधारणा है वो गलत है, और इस तरह का अगर हम कार्य करते हैं तो इसका बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों के संपूर्ण विकास पर प्रभाव पड़ता है, बच्चों के आत्मसम्मान पर प्रभाव पड़ता है, बच्चों के रुचि पर प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त सभी देखिए, अगर हम लोग सख्त अनुशासन, हार्ड एंड फास्ट रहते हैं तो फिर बच्चों का संपूर्ण विकास प्रभावित होता है, उसका आत्मसम्मान जो है वो प्रभावित होता है, बच्चों की रुचि प्रभावित होता है, यानी उपरोक्त सभी। अनुशासन कैसा होना चाहिए? अब है, अभी पिछला जो प्रश्न था कि सख्त अनुशासन जो हम लोग बनाते हैं वो गलत है, बच्चों को सजा और पुरस्कार जो देने की बात करते हैं वो गलत है। तो आखिर अनुशासन किस प्रकार से क्लास में स्थापित करें या विद्यालय में स्थापित करें? इसके लिए हमें क्या करना होगा? बच्चों को साथ में लेकर नियम बनाना होगा और उसका अनुपालन करने में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करवाना होगा। बच्चा जब खुद से नियम बनाएंगे तो वो कभी उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। तो अनुशासन कैसा होना चाहिए? जो काम के संपन्न होने में मदद करे, जो बच्चों की सक्षमता को बढ़ाए। शिक्षक एवं बच्चे दोनों के लिए आजादी होनी चाहिए, विकल्प एवं स्वायत्तता बढ़ाने वाला होना चाहिए। बच्चे को नियम विकसित करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए कि जब हम नियम बनाए तो उसमें बच्चे को शामिल करना है। और इसी के लिए बाल संसद और मीना मंच का गठन विद्यालय में करवाया जाता है ताकि बच्चे की उसमें सहभागिता हो, बच्चे ही उसमें भागीदार बने और बच्चे ही नियम का खुद से अनुपालन करें और नियम बनाएं भी। यानी कि आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी होगा। देखिए अगला जो है प्रश्न कि एनसीएफ की रूपरेखा 2005
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 में पहली बार कौन से सुधार को पाठचर्या के ढांचे का हिस्सा बनाया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ना। उसमें क्या हिस्सा बनाया गया? शैक्षिक सुधार, अनुशासनिक सुधार, अस्थायी सुधार और व्यवस्थागत सुधार। तो याद रखना है व्यवस्थागत सुधार इसका सही आंसर होगा। क्या सही आंसर होगा? व्यवस्थागत सुधार। यानी एनसीएफ 2005 में पहली बार व्यवस्थागत सुधार को पाठचर्या के ढांचे का हिस्सा बनाया गया। गुणवत्ता के संबंध में पाठचर्या के स्तर पर हमें क्या करना चाहिए? अब आ गया क्वालिटी की बात, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, है ना। तो उसके लिए पाठचर्या के स्तर पर हमें क्या करना चाहिए? सूचना को ज्ञान मानने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना, उत्पादक कार्य को ज्ञान की प्राप्ति समझना, कौशल निर्माण के लिए शिक्षा शास्त्रीय माध्यम के रूप में देखना, या फिर उपरोक्त सभी। क्या होगा? तो गुणवत्ता के संबंध में अगर पाठचर्या के स्तर पर हमें अगर कुछ काम करना चाहिए तो वो सूचना को ज्ञान मानने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना चाहिए, उत्पादक कार्य को ज्ञान प्राप्ति समझना चाहिए, कौशल निर्माण के लिए शिक्षा शास्त्रीय माध्यम के रूप में देखना चाहिए। यानी कि आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी होगा। आगे है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संबंधी प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब उसके साथ साथ सामाजिक न्याय का भी प्रसार हो। समान स्कूल व्यवस्था, है ना, समान स्कूल व्यवस्था विकसित की जाए, या फिर उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संबंधी प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब साथ साथ क्या हो? सामाजिक न्याय का भी प्रयास होगा। समान स्कूल व्यवस्था विकसित की जाएगी, सभी बच्चों को एक स्कूल, एक तरह की व्यवस्थाएं दी जाएगी, तभी क्या होगा? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। आंसर होगा उपरोक्त दोनों, उपरोक्त सभी। अब देखिए अगला जो प्रश्न है कि हमारे यहां अकादमिक योजना, एकेडमिक प्लान राज्य स्तर पर बनती है और सभी स्कूल उसका क्या करते हैं? पालन करते हैं। जबकि सार्थक अकादमिक योजना किनकी सहभागिता से ही तैयार हो सकती है? वो तो बना दिया राज्य स्तर पर और उसका पालन भी सब लोग कर रहे हैं, लेकिन सार्थक अकादमिक योजना किनकी सहभागिता से ही तैयार हो सकती है? प्राचार्य, शिक्षक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सार्थक अकादमिक योजना प्राचार्य और शिक्षक यानी कि उपरोक्त दोनों के सहभागिता से ही तैयार हो सकती है, क्योंकि एक प्राचार्य और शिक्षक ही उस विद्यालय के सामाजिक संदर्भ, आर्थिक संदर्भ, राजनीतिक संदर्भ को भली भांति जान रहे हैं कि वहां की सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, धार्मिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। इन सारी बातों को प्राचार्य और शिक्षक के अलावे अच्छे तरीके से और कोई नहीं जान सकता है। अब आइए, कोठारी आयोग ने किस स्तर पर योजना बनाने के महत्व पर बल दिया? जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि राज्य स्तर पर, देश स्तर पर, या फिर विद्यालय स्तर पर, जिसको संस्थानिक योजना भी कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो कोठारी आयोग ने विद्यालय स्तर पर संस्थानिक योजना बनाने के महत्व पर क्या किया, बल देने का काम किया, जोर दिया कि योजना जो बने वो विद्यालय स्तर पर बनना चाहिए। क्योंकि हर विद्यालय का जो अभी भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ, राजनीतिक संदर्भ अलग अलग होता है। निम्न में से किसने जोर दिया कि शिक्षक शिक्षा को अकादमिक जीवन की मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए, है ना। शिक्षक शिक्षा को अकादमिक जीवन की मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए। ये किसने कहा, किसने जोर दिया? एनसीएफ 2005, पीसीएफ 2008 या फिर कोठारी आयोग, जिसका कि गठन 1964 से 66 ईस्वी के बीच हुआ था, है ना। तो ये कोठारी आयोग ने जोर दिया था कि शिक्षक शिक्षा को अकादमिक जीवन की मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए। शिक्षक शिक्षा का किस प्रकार पुनर्सूत्रीकरण किया जाना चाहिए, है ना। शिक्षक शिक्षा का किस प्रकार पुनर्सूत्रीकरण किया जाना चाहिए, यानी जिसमें ज्ञान निर्माण में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी हो, अधिगम के साझे संदर्भ होना चाहिए, या फिर ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षक के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करे, एज ए कैटलिस्ट काम करे, इस तरह की बातें हो, है ना, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए कि शिक्षक शिक्षा इस प्रकार से पुनर्सूत्रीकरण किया जाना चाहिए जिसमें ज्ञान निर्माण में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी हो, अधिगम के साझे संदर्भ हो, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षक के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करे, यानी कि आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे है कि किसके अनुसार शिक्षक की भूमिका ज्ञान के स्रोत के बदले, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे पूर्व में कि किसके अनुसार शिक्षक की भूमिका ज्ञान के स्रोत के बदले एक सहायक की होगी, जो सूचना को ज्ञान या बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों से शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक लक्ष्यों की पूर्ति में मदद करे। किसके अनुसार, किसका मानना है कि शिक्षक की भूमिका ज्ञान के स्रोत के बदले एक सहायक की होती है? एनसीएफ 2005, बीसीएफ 2008, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये एनसीएफ 2005 के अनुसार, यानी एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में यह कहा गया है कि शिक्षक की जो भूमिका होगी वो ज्ञान के स्रोत के बदले एक सहायक की होगी, जो सूचना को ज्ञान या बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों के द्वारा विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक लक्ष्यों की पूर्ति में मदद करेंगे। आगे है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से क्या करना चाहिए जिसके द्वारा परीक्षा के कारण होने वाले तनाव में कमी लाई जा सकती है और सफलता बढ़ाई जा सकती है। यानी बच्चों को तनाव मुक्त किया जा सकता है, परीक्षा शब्द से जो डर है उस डर को समाप्त किया जा सकता है। बच्चे में किसी प्रकार का डर और भय नहीं होना चाहिए। बच्चे बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे तभी वो इफेक्टिवली ज्यादा सीख पाएंगे। तो विषय वस्तु के परीक्षण के बदले शिक्षार्थियों की समस्या समाधान
तथा समझ को जांचने की दिशा में बदलाव लानी चाहिए। लघु परीक्षाओं की ओर बदलाव की बात होनी चाहिए। परीक्षा की जो समय सीमा में लचीलापन होना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, एनसीएफ 2005 कहता है कि परीक्षा के कारण होने वाले तनाव में कमी लाई जा सकती है और सफलता बढ़ाई जा सकती है। कब? जब विषय वस्तु के परीक्षण के बदले शिक्षार्थियों की समस्या का समाधान हो तथा समझ की जांच की दिशा में बदलाव हो। लघु परीक्षाओं की ओर बदलाव होनी चाहिए। छोटा छोटा, बहुत कठिन, लेंदी प्रोसेस नहीं होना चाहिए। परीक्षा का समय सीमा में लचीलापन होने की बात करता है, यानी कि उपरोक्त सभी बातों के आधार पर परीक्षा के कारण होने वाले तनाव में कमी लाई जा सकती है। आगे है कि लोक कलाओं, लोक संस्कृति व भाषाई विविधता का शिक्षा से सीधा रिश्ता है और इसका इस्तेमाल व्यापक रूप से होना चाहिए। यह अवधारणा निम्न में से किसके निर्माण की थी? एनसीएफ 2005, बीसीएफ 2008, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह की जो भी अवधारणा है कि लोक कलाओं, लोक संस्कृति और भाषाई विविधता का शिक्षा से सीधा रिश्ता है और इसका इस्तेमाल व्यापक रूप से होना चाहिए, ये अवधारणा एनसीएफ 2005 की है। निम्न में से किन कारणों से, इसमें देखिए साथियों, ये जो जवाब दिए अभी, ये होगा ये बीसीएफ 2008 ये बात कहता है। हम बता रहे थे शायद ये गलत होगा, ये सही होगा। बीसीएफ 2008। अब है कि निम्न में से किन कारणों से एनसीएफ 2005 के पूरे देश में क्रियान्वयन के बावजूद भी 13 से 17 मार्च 2008 को बिहार राज्य की पाठचर्या की रूपरेखा तैयार हुआ। जो हम लोग पूर्व में भी चर्चा किए कि आखिर एनसीएफ 2005 जो पूरे राष्ट्र स्तर पर लागू किया गया, इसके लागू करने के बाद भी बीसीएफ 2008, बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008 लाने की क्या आवश्यकता थी? क्या उसका कारण था? तो शिक्षा के संदर्भ में बिहार की स्थिति राष्ट्रीय सामान्य स्थिति की तुलना में विशिष्ट और अलग होना, आर्थिक पिछड़ापन या मानव विकास सूचकांक में बिहार का निम्नतम पायदान पर होना, सबसे निचले पायदान पर होना, शहरीकरण का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत जो 27.78% है, इसकी तुलना में केवल बिहार का जो है वो 10.47% का होना, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए कि आखिर एनसीएफ 2005 लागू किए जाने के बावजूद बीसीएफ 2008 जो लागू किया गया, इसका मुख्य कारण कि शिक्षा के संदर्भ में बिहार की स्थिति राष्ट्रीय सामान्य स्थिति की तुलना में विशिष्ट और अलग है। आगे है, यह भी है, आर्थिक पिछड़ापन या मानव विकास सूचकांक में बिहार का निम्नतम पायदान पर है, ये एक कारण ये भी था लागू करने का। शहरीकरण का जो प्रतिशत राष्ट्रीय औसत जो 27.78 है, उसकी तुलना में बिहार में केवल 10.4% क्षेत्र ही शहरीकृत अवस्था में है, ये भी एक कारण हुआ। कहने का मतलब हुआ ये उपरोक्त सभी आंसर होगा। उपरोक्त तीनों कारणों के कारण क्या हुआ कि
BCF 2008 लाया गया। आगे है कि बिहार पाठचर्या की रूपरेखा 2008 के मार्गदर्शक सिद्धांत, देखिए एनसीएफ 2008 का भी मार्गदर्शक सिद्धांत हम लोगों ने देखा, और ये बिहार पाठचर्या की रूपरेखा 2008 के बीसीएफ 2008 के मार्गदर्शक सिद्धांत के विषय में जानकारी लेना है कि निम्न में से कौन है। शिक्षा को विद्यालय के बाहर के प्रकृति, समाज और जीवन से जोड़ना, सकारात्मक किंतु आलोचनात्मक नजरिया विकसित करने के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा शिक्षण अधिगम रणनीति का पुनर्निर्माण करना, सीखने की प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए कक्षाओं व परीक्षाओं को नया रूप देना, बच्चों का बहुआयामी विकास और उनके व्यक्तिगत विशिष्टताओं का नया रूप देना, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो भी हम लोग देखे सब का सब क्या है, बीसीएफ 2008 का मार्गदर्शक सिद्धांत है। और वो क्या है, तो शिक्षा को विद्यालय के बाहर के प्रकृति से, समाज से और जीवन से जोड़ना। सिर्फ शिक्षा को विद्यालयी ज्ञान के रूप में नहीं देना है कि जो बच्चा शिक्षा ग्रहण किया उसको विद्यालय के बाहर के भी प्रकृति से जाने। अगर गाय के विषय में बताया गया है तो वो घर जब जाए और अपने घर में अगर गाय है तो वो उसके विषय में क्या करे, जाने की गाय ही दूध देती है, गाय को 4 पैर होता है, इस तरह की जो भी बातें हैं उसके विषय में वो वहां भी उसको जोड़ने के लिए सीखे जाने। सकारात्मक किंतु आलोचनात्मक नजरिया विकसित करने के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा शिक्षण अधिगम रणनीति का पुनर्निर्माण होना चाहिए। सकारात्मक रूप से और आलोचनात्मक, है ना, नजरिया विकसित करना चाहिए कि जो हम सीख रहे हैं वो सही है या गलत है, उसके पक्ष या विपक्ष में तर्क भी वो दे सके। सीखने की प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए कक्षाओं व परीक्षाओं को नया रूप देने की आवश्यकता है। बच्चों का बहुआयामी विकास हो और उनके व्यक्तिगत जो विशिष्टताएं हैं उसका नया रूप देने की बात होनी चाहिए। ये सब जो है बीसीएफ 2008 का मार्गदर्शक सिद्धांत है, इसलिए आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे है कि बिहार की जनसंख्या में ग्रामीण बच्चों की संख्या निम्न में से लगभग कितना प्रतिशत है, इस पर अभी चर्चा हम कर रहे थे। 90%, 80%, 70% और 75%। आंसर होगा 90%। बिहार की जनसंख्या में ग्रामीण बच्चों की संख्या अगर पूछा जाए तो 90%, और बिहार की जनसंख्या के कितने प्रतिशत गांवों में रहता है तो उसका जवाब होगा 80%। उसका जवाब क्या होगा 80%। यानी लोग पूरे जनसंख्या का 80% गांव में रहते हैं, और बच्चा के विषय में अगर पूछा जाए तो 90% बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। अब है कि बुनियादी शिक्षा की अवधारणा सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा बिहार के किस जिला में लागू की गई, और बाद में वही बुनियादी विद्यालयों की एक पूरी श्रृंखला ही पूरे बिहार राज्य में स्थापित हुई। तो बिहार हम लोग जानते हैं कहां होगा आंसर, चंपारण या मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर या दरभंगा। तो महात्मा गांधी का जुड़ाव, महात्मा गांधी का कर्म स्थली कौन था, चंपारण, इसलिए आंसर चंपारण होगा। और चंपारण में ही महात्मा गांधी के द्वारा बुनियादी शिक्षा की अवधारणा जो है वो सबसे पहले लागू की गई थी। आगे है कि बुनियादी शिक्षा के प्रयोग से, अब जैसे बुनियादी शिक्षा तो महात्मा गांधी के द्वारा लागू कर दिया गया, तो बुनियादी शिक्षा के प्रयोग से ग्रामीण बच्चों में निम्न में से क्या बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम था। और आज भी ग्रामीण शिक्षा की रणनीति बनाने में इस प्रयोग का अनुभव काफी लाभप्रद और दूरगामी महत्व का है।
तो वो क्या क्या बच्चे में बढ़ता है? तो स्वावलंबन में वृद्धि होती है, समानता में वृद्धि होती है, या फिर सौहार्द में वृद्धि होती है? तो उपरोक्त तीनों सही होगा, है ना। बुनियादी शिक्षा के प्रयोग से ग्रामीण बच्चों में स्वावलंबन में वृद्धि होता है, समानता में वृद्धि होती है और सौहार्द में वृद्धि होती है। आगे है कि निम्न में से कौन सभी विद्यार्थियों के लिए एक मुद्रित या डिजिटल शिक्षण संसाधन है जो विद्यार्थियों के शैक्षिक, ज्ञानात्मक विकास और समाजीकरण को दिशा प्रदान करता है? वो क्या है? पाठ्य पुस्तक है, पाठचर्या है, विद्यालय है, खेल का मैदान है। तो वो क्या है? पाठ्य पुस्तक है, क्योंकि मुद्रित है, छपा हुआ है। तो पाठचर्या या विद्यालय या खेल का मैदान या पाठ्य पुस्तक, तो वो पाठ्य पुस्तक का एक तरह से परिभाषा भी कह सकते हैं इसको, कि पाठ्य पुस्तक सभी विद्यार्थियों के लिए एक मुद्रित या डिजिटल शिक्षण संसाधन है जो विद्यार्थियों के शैक्षिक, ज्ञानात्मक विकास और समाजीकरण को दिशा प्रदान करता है। निम्न में से किसके द्वारा शिक्षा के बारे में कहा गया है कि शिक्षा किसी राष्ट्र के लिए वर्तमान में सुनहरे कल के लिए पूंजी निवेश है? कौन कहा कि शिक्षा के बारे में कि शिक्षा किसी राष्ट्र के लिए वर्तमान में सुनहरे कल के लिए पूंजी निवेश है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, एनसीएफ 2005, बीसीएफ 2008, इनमें से कोई नहीं। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने कहा कि शिक्षा किसी राष्ट्र के लिए वर्तमान में सुनहरे कल के लिए पूंजी निवेश है। आगे है कि निम्न में कौन सूचना और ज्ञान संप्रेषण के मुख्य द्वार हैं? पाठ्यक्रम, खेल सामग्री, पाठ्यपुस्तक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा पाठ्य पुस्तक ही है जो सूचना और ज्ञान के संप्रेषण के मुख्य द्वार हैं। निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। पुस्तक मानवीय ज्ञान एवं अनुभवों को संचित करने का प्रमुख साधन है। पुस्तक के विषय में कहा गया है कि पुस्तक को हम क्या क्या कह सकते हैं? तो पुस्तक मानवीय ज्ञान एवं अनुभवों को संचित करने का प्रमुख साधन है। पाठ्य पुस्तक स्कूली शिक्षा की आधारशिला होती है। पाठ्य पुस्तक शिक्षा, ज्ञान एवं समाजीकरण के माध्यम का कार्य करती है। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और अध्यापक के बीच शैक्षिक प्रक्रिया का माध्यम है, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये चार का जो तीन जो ऊपर चार जो है वाक्य, वो चारों सही है, सत्य कथन है, इसलिए आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए, विद्यार्थी केंद्रित पाठ्य पुस्तकों में सेंटर में किसको रखना है? विद्यार्थी को, स्टूडेंट को, बच्चे को, चाइल्ड को। तो विद्यार्थी केंद्रित पाठ्य पुस्तकों में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? कम जानकारी यानी सूचना और अधिक गतिविधियों के साथ अंतःक्रियात्मकता को बढ़ावा देना। विद्यार्थियों को अपने स्वयं के ज्ञान को प्रतिबिंबित करने और निर्माण करने के लिए स्थान प्रदान करना, यानी विद्यार्थी ही वो क्या करे, करके देखे। देश की विविधता को शामिल करना, संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना, है ना। यानी कि जो उपरोक्त सभी है वो सभी बातें का ध्यान कहां रखा जाना चाहिए? विद्यार्थी केंद्रित पुस्तकों में। आगे है कि निम्न में से कौन
शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु, आसान बनाने हेतु निर्मित एक अंतःक्रियात्मक भौतिक स्थल है। भौतिक स्थल की बात हो रही है, स्थान की बात हो रही है। वो स्थान क्या है? परिवार है, या खेल का मैदान है, या वर्ग कक्ष है, या फिर विद्यालय है। तो वो सही जवाब होगा कि विद्यालय है ना, जो शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु निर्मित एक अंतःक्रियात्मक भौतिक स्थल है, जगह है। अब है एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो 2020 के आलोक में किसकी अवधारणा की संकल्पना की गई है। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, जिसके अंतर्गत स्कूल परिसर नामक एक समूहन संरचना की स्थापना होने की बात कही गई है। अभी हुआ नहीं है, जिसमें 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आंगनबाड़ी केंद्रों सहित अपने पड़ोस के प्रारंभिक विद्यालयों का गवर्नेंस सुधारने की बात कही गई है। उसका विधि व्यवस्था में क्या हो, सुधार करने की बात कही गई है। वो क्या है? प्रखंड संसाधन केंद्र, संकुल संसाधन केंद्र, इसको बीआरसी भी कहते हैं, ये सीआरसी भी कहते हैं, या फिर स्कूल कॉम्प्लेक्स, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है साथियों, बिल्कुल नई व्यवस्था के तहत नई बात कही गई है। तो प्रखंड संसाधन केंद्र के बारे में तो हम लोग जानते हैं, संकुल संसाधन केंद्र के बारे में जानकारी है, लेकिन स्कूल कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं है, और यही बात कही गई है। और स्कूल कॉम्प्लेक्स जो होगा वो किसी विद्यालय के 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी आंगनवाड़ी केंद्र या प्रारंभिक विद्यालय हैं, सबों को एक गुच्छ बना दिया जाएगा, एक समूह बना दिया जाएगा, जिसमें कि गवर्नेंस सुधारने की बात उसमें कही गई है। और वहां इसके तहत क्या होगा स्कूल कॉम्प्लेक्स में, कि उतने समूह के अंतर्गत जो भी शिक्षक हैं वो किसी दूसरे विद्यालय में भी जाकर के शिक्षण कार्य कर सकते हैं, ताकि वहां का भी जो है वो गवर्नेंस सुधार किया जा सके। तो आज का ये क्लास कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।